हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो एमपी जीके में मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भूगोल में आज हम मध्य प्रदेश की नदियों और अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये पूरा जो लेक्चर है वो परीक्षा धाम की बुक से डेडिकेटेड है। आप चाहें तो उस बुक से भी रिवाइज कर सकते हैं या आप चाहें तो मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। तो जो हम पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश की नदियों और अपवाह तंत्र होगा। तो सबसे पहले हम अगर ये टॉपिक देखते हैं तो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। तो अगर हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में देखें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो उत्तरी प्रवाहित नदियों में किनका किनका नाम आता है? तो उत्तरी प्रवाहित नदियों में चंबल नदी का नाम आता है, शिप्रा का नाम आता है, काली सिंध का नाम आता है, पार्वती का, सिंध का, बेतवा का, केन का और टोन्स का नाम आता है। ध्यान रखना है हमें कि हम मध्य प्रदेश की जब प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि उत्तर की ओर कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, पूर्व दिशा में कौन सी बहती हैं, दक्षिण दिशा में कौन सी बहती हैं और पश्चिम दिशा में कौन सी बहती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि उत्तरी प्रवाहित नदियां कौन कौन सी हैं, उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स, ये जो नदियां हैं ये उत्तर की तरफ क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। इसके बाद हम दक्षिण के प्रवाहित नदियों को अगर देखें तो वेनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता, कान्हन, ये नदियां हैं जो कि कहाँ बहती हैं, ये दक्षिण प्रवाहित नदियां हैं। क्योंकि दक्षिणी प्रवाहित नदियां नाम ही थोड़े बड़े दिखने में लग रहे हैं तो हम इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दक्षिणी प्रवाहित नदियों में किनका नाम आता है, वेनगंगा का, पेंच नदी का, वर्धा नदी का, प्राणहिता नदी का और कान्हन नदी का। पूर्वी प्रवाहित नदियों में किनका नाम आता है, सोन, जोहिला और महान नदी जो हैं ये पूर्वी प्रवाहित नदियां हैं। और पश्चिमी प्रवाहित नदियों में किसका नाम आता है, तो नर्मदा, ताप्ती और माही नदी का नाम आता है पश्चिमी प्रवाहित नदियों में। पश्चिमी प्रवाहित नदियों में किसका नाम आता है, नर्मदा, ताप्ती और माही। और पूर्वी प्रवाहित नदियों में सोन, जोहिला और महान नदी। दक्षिणी प्रवाहित नदियों में वेनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता और कान्हन नदी। और उत्तरी प्रवाहित नदियों में हमें ध्यान रखना है चंबल, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, केन और टोन्स, ये नदी जो है ये कौन सी हैं, उत्तरी प्रवाहित नदियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों का लंबाई क्रम के बारे में बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई का क्रम अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश की नदियों की लंबाई का क्रम, सबसे पहले अगर हम पॉइंट देखें, मध्य प्रदेश से कई नदियों का उद्गम होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश से कई नदियों का क्या होता है, उद्गम होने के कारण इसे नदियों का मायका कहा जाता है। किसे, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी का नाम है नर्मदा नदी, जो कि 1312 किलोमीटर जिसकी क्या है, लंबाई है। तो 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की क्या है, लंबाई है और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद हम बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई दूसरे नंबर पे, नर्मदा नदी के बाद दूसरी लंबी नदी जो है वो कौन सी है, चंबल नदी, जिसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 965 किलोमीटर है। उसके बाद सोन नदी, सोन नदी तीसरे नंबर पर आती है जिसकी लंबाई जो है वो 780 किलोमीटर है। सोन नदी के बाद ताप्ती नदी चौथे नंबर पर, जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। और पाँचवें नंबर पे जो नदी आती है वो कौन सी नदी है, तो पाँचवें नंबर पे जो नदी आती है वो बेतवा नदी है, जिसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 590 किलोमीटर है। अब ये हम मैप देखते हैं जो हमारी बुक में बना हुआ है। तो अगर इस मैप को हम देखें तो हम उत्तर प्रवाहित नदियों के बारे में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये जो नदियां हैं ये किधर बह रही हैं, उत्तर की ओर बह रही हैं। पूर्व दिशा में देखें तो सोन नदी, अगर आप देखोगे सोन नदी, तमस नदी जो है ये किधर आपको देखने को मिल रही है, पूर्व दिशा में देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम दक्षिण की ओर देखें तो हमें कौन सी नदी, वर्धा नदी, वेनगंगा नदी, ताप्ती नदी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये किधर दिख रही है, आपको दक्षिण की ओर दिख रही है। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे पश्चिम की ओर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कौन सी नदी दिख रही है, माही नदी दिख रही है पश्चिम की ओर। तो ये पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है बट फिर भी हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नर्मदा नदी जो है ये किधर बह के जा रही है, पश्चिम दिशा की ओर बह के जा रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पश्चिम दिशा की ओर कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, तो ये नर्मदा नदी जा रही है। अगर हम माही नदी को देख रहे हैं तो वो भी पश्चिम की ओर फ्लो कर रही है। और ताप्ती नदी जो है ये भी किधर कर रही है, ये किधर फ्लो कर रही है, पश्चिम दिशा की ओर फ्लो कर रही है। हमें ध्यान रखना है कि जो ताप्ती नदी है वो प्रवाहित किस दिशा की ओर हो रही है, पश्चिम दिशा की ओर, लेकिन ये जो सीमा बनाती है मध्य प्रदेश की दक्षिणतम सीमा को क्या करती है, बनाती है। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं उत्तरी प्रवाहित प्रमुख नदियों के बारे में। उत्तरी प्रवाहित प्रमुख नदियों में जो पहली नदी हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, चंबल नदी है। तो अगर हम चंबल नदी के उद्गम की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम जाना पाव पहाड़ी, महू, इंदौर से हुआ है। तो जो चंबल नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है,
जाना-पाव पहाड़ी महू इंदौर से हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 965 किलोमीटर है। मुहाना कहाँ है? मतलब ये जो चंबल नदी है ये कहाँ गिरती है? तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में यमुना में मिल जाती है। तो हमने चंबल नदी के बारे में क्या पढ़ा कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये महू के पास एक जाना-पाव पहाड़ी है, वहाँ से इसका क्या हुआ है उद्गम हुआ है। चंबल नदी की जो लंबाई है वो 965 किलोमीटर है और मुहाना जो है चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में यमुना नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसके बाद अब हम चंबल नदी की सहायक नदी के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले चंबल नदी की सहायक नदी में नाम हम पढ़ते हैं शिप्रा नदी का। मालवा की गंगा कही जाने वाली शिप्रा नदी को क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा कहा जाता है। तो मालवा की गंगा कही जाने वाली शिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले की काकरी बर्डी पहाड़ी से होता है। तो जो इंदौर मालवा की गंगा कही जाने वाली शिप्रा नदी है उसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? इंदौर जिले की काकरी बर्डी पहाड़ी से होता है। तो हमने क्या देखा? हमने चंबल की पहली सहायक नदी किसको देखा है? शिप्रा नदी को देखा है, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे मालवा की गंगा कहा जाता है। और शिप्रा नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? तो शिप्रा नदी का उद्गम जो है इंदौर जिले की काकरी बर्डी पहाड़ी से होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो हम बात करते हैं किसके बारे में? सिवना नदी के बारे में बात करते हैं। सिवना नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से माना जाता है? तो रतलाम जिले के पिपलोदा के समीप से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? सिवना नदी का उद्गम जो है वो रतलाम जिले के पिपलोदा के समीप से होता है। मंदसौर में इस नदी के तट पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। तो जो अगर हम मंदसौर में देखेंगे तो सिवना नदी पर ही हमको क्या देखने को मिलता है? पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है या पशुपतिनाथ का मंदिर देखने को मिलता है। तो हमने 2 नदियों के बारे में देखा, चंबल की 2 सहायक नदियों के बारे में देखा। पहला शिप्रा और दूसरा जो है वो कहाँ? शिवना। शिवना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रतलाम जिले के पिपलौदा के समीप से स्थित है। इसके बाद अब हम बात करते हैं किसके बारे में? काली सिंध नदी के बारे में बात करते हैं। काली सिंध नदी का उद्गम देवास जिले की बागली तहसील के बरझारी गांव से होता है। तो जो काली सिंध नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो देवास जिले से होता है। काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो काली सिंध नदी का जो उद्गम स्थल है वो हमें कहाँ से देखने को मिलता है? देवास जिले से देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें तो बागली तहसील के बरझारी गांव से होता है, जिसकी सहायक नदी लखुंदर, नेवाज और परवान है। तो काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से देखने को मिलता है? देवास जिले से। देवास जिले की बागली तहसील के बरझारी गांव से। और इसकी अगर काली सिंध की सहायक नदी के बारे में बात करें तो कौन कौन सी हैं? लखुंदर, नेवाज और परवान है। इसके बाद काली सिंध के बाद चलते हैं पार्वती नदी पे। पार्वती नदी का उद्गम जो स्थल है उद्गम है वो क्या है? आष्टा सीहोर जिले से होता है। इसके बाद नेक्स्ट नदी है कूनो। कूनो का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है। इस नदी के किनारे पालपुर कूनो वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो अगर हम बात करें तो कूनो का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? कूनो का उद्गम जो है वो शिवपुरी पठार से होता है। कहाँ से होता है? शिवपुरी पठार से होता है। और पालपुर कूनो वन्य जीव अभयारण्य क्या है? स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं बनास नदी के बारे में। तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वत श्रेणी कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। तो अगर हम बात करें कि जो चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? तो चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? वो जो है वो बनास है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी से कुंभलगढ़ राजस्थान से इसका क्या होता है? उद्गम स्थल होता है। और सीप के बारे में बात करते हैं। सीप नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? श्योपुर से होता है। इस पर बंजारा बांध स्थित है। तो सीप नदी का उद्गम श्योपुर से होता है और इस पर क्या स्थित है? इस पर बंजारा बांध स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में? तो अब इसके बाद हम बात करते हैं चंबल नदी की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? तो चंबल नदी की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम परियोजना देखते हैं वो कौन सी है? गांधी सागर परियोजना है। गांधी सागर परियोजना कहाँ पे है? मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। चंबल नदी की हम प्रमुख परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले देख रहे हैं गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना कहाँ पर बनाई गई है? तो गांधी सागर परियोजना जो है ये मंदसौर मध्य प्रदेश में है। दूसरा जो है वो कौन सी है? राणा सागर परियोजना, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और तीसरी जवाहर सागर परियोजना, जो कि कोटा राजस्थान में है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने चंबल नदी की 3 प्रमुख परियोजनाओं के बारे में पढ़ा। पहली गांधी सागर परियोजना, दूसरी राणा सागर परियोजना और तीसरी जवाहर सागर। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, राणा सागर परियोजना राजस्थान में है और जवाहर सागर परियोजना कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसके बाद चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपात देखें तो चंबल नदी पर प्रमुख जो जलप्रपात हैं वो कौन-कौन से हैं? तो पहला जो जलप्रपात हम देख रहे हैं वो चूलिया जलप्रपात है, जो कि कहाँ पर है? चूलिया जलप्रपात जो है ये भैंसरौड़गढ़, कोटा राजस्थान में है। शीतला माता जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है? तो शीतला माता जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है? इंदौर में है। और झाड़ीदाह जलप्रपात कहाँ पे है? तो झाड़ीदाह जलप्रपात भी जो है वो कहाँ पर है? इंदौर में है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ विशेष तथ्यों से संबंधित चंबल नदी के बारे में। तो अब जब हम चंबल नदी के बारे में देखें तो चंबल नदी नदी अवनालिका
का अपरदन अथवा बीहड़ या जिसे रिवाइन लैंड का निर्माण करती है, रिवाइन लैंड भी कहा जाता है, वो क्या करती है चंबल नदी, उसका निर्माण करती है। तो चंबल नदी जो है ये क्या करती है, अवनालिका अपरदन करती है। क्या करती है, अवनालिका अपरदन करती है या बीहड़ बनाती है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिवाइन लैंड कहा जाता है, उसी का क्या करती है चंबल नदी निर्माण करती है। मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रवाहित जिले जो है वो कौन कौन से हैं, तो श्योपुर, मुरैना और भिंड जो है ये मध्य प्रदेश के क्या हैं, बीहड़ प्रवाहित जिले हैं और प्रभावित जिले हैं। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। तो चंबल नदी पर जो ये चंबल घड़ियाल केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मुरैना जिले में स्थित है। और चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जाता है। चंबल नदी में क्या किया जाता है, चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जाता है। चंबल नदी में बटागुर, कटहवा व चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। तो चंबल नदी में कौन कौन सी कछुओं की प्रजाति का संरक्षण हो रहा है, तो बटागुर, कटहवा और चित्रा चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। चंबल नदी का पुराना नाम चरमावती व कामधेनु है। बनास, सीप व चंबल नदी रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में करती है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बनास, सीप और चंबल नदी कौन सी नदियाँ, तीन नदियाँ पहली जो चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास प्लस सीप और चंबल नदी, ये तीनों मिलकर रामेश्वर त्रिवेणी संगम का क्या करती है, निर्माण करती है। कहाँ पे, राजस्थान में। चंबल घाटी में रेवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो कहाँ पे रेवाइन थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, चंबल घाटी में पाए जाते हैं। इसके बाद एक एग्जाम हेल्प में एक नोट दिया गया है कि जाना पाव पहाड़ी इंदौर जिले से चंबल, नखेरी, कारम, चोरल, गंभीर, अजनार, उमरा, सुमरा नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। तो जाना पाव पहाड़ी से कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, तो जहाँ से चंबल नदी निकलती है, तो वहाँ से अगर हम बात करें तो जाना पाव पहाड़ी इंदौर जिले से चंबल नदी तो निकलती है, नखेरी, कारम, चोरल, गंभीर, अजनार, उमरा, सुमरा नदियों का भी क्या होता है, उद्गम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं समाचार पन्नों में कि डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो क्या बनाया गया है, डॉल्फिन मछली को क्या बनाया गया है, चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके बाद अब हम अगली नदी पढ़ते हैं। अगली नदी जो है हमारी वो कौन सी है, तो अगली नदी जो है वो हमारी बेतवा नदी है। कौन सी नदी है, बेतवा नदी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेतवा नदी के उद्गम स्थल के बारे में। तो बेतवा नदी जो है वो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाती है। क्या कही जाती है, तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाती है। और इस बेतवा नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से हुआ है, तो रायसेन के कुम्हरा गांव गौहरगंज के समीप से हुआ है। मुहाना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। तो बेतवा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना में क्या हो जाती है, मिल जाती है। लंबाई कितनी, 590 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। और मध्य प्रदेश में ये कितनी है, तो मध्य प्रदेश में 232 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। तो हमने बेतवा नदी के बारे में देखा कि बेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है ये रायसेन के कुम्हरा गांव गौहरगंज के समीप हुआ है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में कितनी है, 232 किलोमीटर। बेतवा की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो बेतवा की सहायक नदियां बीना, धसान और जामनी हैं। जो बेतवा की सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं, बीना, धसान और जामनी हैं। इसके बाद बेतवा नदी की हम प्रमुख परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। तो जब हम बेतवा नदी की प्रमुख परियोजनाएं देखें तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका नाम आता है, सम्राट अशोक परियोजना का नाम आता है। किसका नाम आता है, सम्राट अशोक परियोजना का नाम आता है, जिसमें जो कि कहाँ पर है, सम्राट अशोक परियोजना जो है वो कहाँ पर है, विदिशा में है। और सम्राट अशोक परियोजना को हलाली परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है, तो बेतवा नदी पर बनी हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बेतवा नदी पर जो परियोजना बनाई गई है उसे राजघाट परियोजना भी कहते हैं। यह रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाने जाते हैं, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। तो हमने बेतवा नदी के पास दो परियोजनाएं पढ़ी, एक अशोक परियोजना या हलाली परियोजना जो कि कहाँ पर है, विदिशा में है। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, राजघाट परियोजना है। राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहाँ, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है, संयुक्त परियोजना है। माता टीला परियोजना, तो माता टीला परियोजना ये भी जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर। परीक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना है, परीक्षा परियोजना, और ये कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर है। इसके बाद अब हम बात करते हैं बेतवा नदी के बारे में कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। तो जब हम बेतवा नदी को देखें
तो बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगासोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। तो बेतवा नदी की सहायक नदी किसके, बीना नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, तो बीना नदी के किनारे आगासोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। आगासोद गांव में क्या स्थित है, बीना तेल रिफाइनरी को क्या किया, बीना तेल रिफाइनरी जो है वो क्या है, स्थित है। इसके बाद बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरण नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिले। तो हम बेतवा नदी के बारे में विशेष तत्व देख रहे हैं, विशेष तथ्य देख रहे हैं, जिसमें पहला हमने देखा है कि बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगासोद गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरण नामक स्थान में सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। कौन सी नदी के किनारे, बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरण नामक स्थान से हमें क्या मिला है, सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा है कि बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा व मध्य प्रदेश की गंगा, प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ के किले को कहा जाता है। तो बेतवा नदी का जो आइलैंड है वो किसे कहा जाता है, तो देवगढ़ के किले यानी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इसके बाद भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। तो भालकुंड या इसी को क्या कहा जाता है, राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो भालकुंड और राहतगढ़ जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है, तो ये बीना नदी पर सागर जिले में क्या है, स्थित है। बेतवा नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो पहला जो है वो कौन सा है, विदिशा, दूसरा भोजपुर, तीसरा सांची, चंदेरी और ओरछा। ये प्रमुख शहर है जो कहाँ पर स्थित है, तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो बेतवा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, विदिशा, विदिशा के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद सांची, सांची के बाद चंदेरी और फिर ओरछा। तो विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी और ओरछा। ओरछा में बेतवा नदी के ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। तो ओरछा में बेतवा नदी को किस नाम से जाना जाता है, ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। और प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी और ओरछा। ये मैप अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है वो मैप के थ्रू क्या कर दिया गया है, उसको रिवाइज कराने की कोशिश की गई। तो अगर हम मैप में देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बेतवा नदी जो है वो कुम्हरा गांव रायसेन से क्या होती है, उसका उद्गम स्थल है और वो निकलती है और जा करके कहाँ मिल जाती है, तो हमीरपुर जिले में, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले में यमुना नदी में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है, मिल जाती है। और हमने क्या पढ़ा है कि जो बेतवा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहरों में अगर हमने देखा है तो कौन कौन से शहर देखे थे, चंदेरी, विदिशा, सांची और क्या देखा था, भोजपुर देखा था। हमने क्या देखा कि बेतवा नदी पर कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं, सम्राट अशोक परियोजना है, राजघाट परियोजना है, माता टीला बांध है और परीक्षा परियोजना बांध है। तो ये हमने बांध देखे और क्या देखी, परियोजनाएं देखी। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, तो धसान नदी है, जामनी नदी है और बीना नदी है। और बीना नदी के ऊपर ही हमको क्या देखने को मिलता है, भालकुंड जलप्रपात, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से जानते हैं। तो बस एक डायग्राम के थ्रू पूरा जो हमने पढ़ा है उसको क्या किया गया है, रिवाइज करने के लिए कंसोलिडेट किया गया है। इसके बाद प्रमुख नदियों के हम उद्गम स्थल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नर्मदा नदी को देखें तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, अमरकंटक अनूपपुर से होता है। चंबल नदी का महू जानापाव पहाड़ी से होता है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक अनूपपुर से। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो मुल्ताई बैतूल से। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुम्हरा ग्राम रायसेन से। माही नदी का मिंडा गांव धार से। बैनगंगा नदी का मुंडारा गांव शिवनी से जो है वो क्या है, उद्गम स्थल है। तो हमें ध्यान रखना है, माही नदी का उद्गम स्थल मिंडा गांव धार से, बैनगंगा का मुंडारा गांव शिवनी से। सिंध नदी का उद्गम स्थल लटेरी तहसील विदिशा से होता है। केन नदी का उद्गम स्थल आहिर गांव कटनी से होता है। तवा का उद्गम स्थल कहाँ से है, महादेव हिल्स जिला होशंगाबाद से। शिप्रा नदी का काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर से। पेंच नदी का उद्गम स्थल जुन्नार देव छिंदवाड़ा से होता है। तमस नदी का जुलेरी गांव सतना और वर्धा का कालीभीत पहाड़ी बैतूल से। तो ये हमने क्या देखा है, उद्गम स्थल देखा किसका, हमने तवा नदी का महादेव हिल्स जिला होशंगाबाद, क्षिप्रा नदी का काकवर्डी पहाड़ी इंदौर, पेंच नदी का जुन्नार देव छिंदवाड़ा, तमस नदी का जुलेरी गांव सतना और वर्धा नदी का कालीभीत पहाड़ी बैतूल से क्या देखा है, उद्गम स्थल देखा है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग क्या देखे हैं, अलग अलग नदियों के उद्गम स्थल देखे हों। आई होप आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। नर्मदा अमरकंटक अनूपपुर से है। चंबल महू जानापाव पहाड़ी। सोन नदी जो है वो अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल से। बेतवा कुम्हारग्राम रायसेन। माही मिंडा गांव धार। बैनगंगा कहाँ से, बैनगंगा का जो उद्गम स्थल है ये मुंडारा गांव शिवनी से है। सिंध नदी का लटेरी तहसील विदिशा। केन नदी का कहाँ से है, कटनी से आहिर गांव। तवा नदी का जो है वो होशंगाबाद महादेव हिल्स जिला। और शिप्रा नदी का इंदौर काकरी बर्डी पहाड़ी। पेंच नदी का छिंदवाड़ा जुन्नार देव। तमस नदी का सतना जुलेरी गांव और वर्धा नदी का कालीभीत पहाड़ी बैतूल। एक नोट दिया गया है कि तवा नदी का वास्तविक उद्गम चेरक ठारी महादेव हिल्स छिंदवाड़ा है, लेकिन आयोग मानेगा नहीं, एक ये नोट दिया गया है।
अब हम अगली उत्तर प्रवाहित नदी को देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में सिंध नदी के बारे में। तो जब हम सिंध नदी के बारे में देखते हैं तो सिंध नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से माना जाता है? लटेरी तहसील सिरोंज की समीप विदिशा से होता है। कहाँ से होता है? लटेरी तहसील सिरोंज की समीप विदिशा से होता है। मुहाना सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो सिंध नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में मिल जाती है। जो सिंध नदी की लंबाई है वो कितनी है? 570 किलोमीटर है। और सिंध नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो कुंवारी नदी और मऊहर पाहुज जो है ये क्या है? सिंध नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी कौन सी है सिंध नदी की? तो सहायक नदी जो है वो कुंवारी नदी और मऊहर पाहुज जो है ये सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं। सिंध नदी की जो लंबाई है ये 470 किलोमीटर है। सिंध नदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना में क्या हो जाती है? मिल जाती है। और इसका जो जो स्थल है वो लटेरी तहसील कहाँ से माना जाता है? विदिशा से माना जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सिंध नदी पर प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। तो सिंध नदी पर जो प्रमुख परियोजना है वो पहली परियोजना है माड़ीखेड़ा परियोजना, या जिसे मोहिनी सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर है? तो ये शिवपुरी में है। मड़ीखेड़ा या मोहिनी सागर परियोजना कहाँ पर है? तो ये जो परियोजना है ये कहाँ पर है? शिवपुरी में है। और गोपी कृष्ण बांध परियोजना जो है ये कहाँ पर है? चौपान नदी गुना में है। तो हमने सिंध नदी पर दो प्रमुख परियोजनाओं के बारे में पढ़ा। पहली है मोहिनी सागर परियोजना जिसे मड़ीखेड़ा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर ये परियोजना बनाई गई है? शिवपुरी में बनाई गई है। और दूसरी है गोपी कृष्ण बांध जो कि चौपन नदी गुना में ये परियोजना बनाई गई है। गोपी कृष्ण बांध चौपन नदी पर गुना में ये परियोजना को क्या किया गया है? बनाया गया है। इसके बाद विशेष तथ्य देखें अगर हम सिंध नदी के बारे में, तो सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ व सनकुआ का मेला दतिया में लगता है। तो सिंध नदी के किनारे कौन सा मेला लगता है? रतनगढ़ और सनकुआ का मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? तो ये दतिया में लगता है। सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ और सनकुआ का मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? दतिया में लगता है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है। तो जो सिंध नदी है ये गुना और क्या करती है? अशोकनगर जिले के मध्य क्या बनाती है? सीमा बनाती है। गुना और अशोकनगर जिले के मध्य जो है सीमा बनाती है वो कौन बनाती है? तो ये सिंधु नदी है जो कि गुना और अशोकनगर जिले के मध्य क्या बनाती है? सीमा बनाती है। और अगर हम समाचार पन्नों में देखें तो समाचार पन्नों में यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो ये सिंध नदी है, सिंध नदी में दिखी शक्कर मछली। तो हमें ध्यान रखना है कि अभी शक्कर मछली फिलहाल कहाँ पे देखी गई है? तो ये कहाँ देखी गई है? सिंध नदी में हमें शक्कर मछली देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं कौन सी नदी के बारे में, तो अब हम बात करते हैं केन नदी के बारे में बात करते हैं। केन नदी को अगर हम देखें तो केन नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो केन नदी का जो उद्गम है ये कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। कहाँ से होता है? कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। ये कहाँ गिरती है? तो केन नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कहाँ पे मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना में क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है ये 427 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर है। तो जो केन नदी की लंबाई है वो कितनी है? तो केन नदी की जो लंबाई है, कुल लंबाई है वो 427 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कितने किलोमीटर है? 292 किलोमीटर है। और अगर केन नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो केन नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी है? सोनार नदी के बाद गुदेन नदी, श्यामरी नदी, मीर हसन या मेढ़ासन नदी, उर्मल और चंद्रावल, ये नदियाँ जो हैं ये केन नदी की क्या है? सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? सोनार नदी, गुदेन नदी, श्यामरी नदी, मीर हसन या मेढ़ासन नदी, उर्मिल और चंद्रावल, ये नदियाँ जो हैं ये केन नदी की क्या है? सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं केन नदी की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। तो केन नदी पर बनी 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं। प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो गंगेयू परियोजना, पहली परियोजना जो है वो कौन सी है? गंगेयू परियोजना, जो कि कहाँ पर है? पन्ना छतरपुर में। कौन सी नदी पर यह परियोजना बनाई गई है? तो केन नदी पर। गंगेयू परियोजना कहाँ पर बनाई गई है? पन्ना छतरपुर पे। रनगुवा परियोजना छतरपुर पे। और उर्मिल परियोजना जो है ये भी कहाँ बनाई गई है? छतरपुर पे। तो केन नदी पर बनी तीनों ही परियोजनाएं कहाँ पर है? छतरपुर में है। गंगऊ परियोजना, रनगुवा परियोजना और उर्मिल परियोजना। और ये तीनों परियोजनाएं किस नदी पर बनाई गई हैं? केन नदी पर। इसके बाद केन नदी पर प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं? तो गाथा व पांडव जलप्रपात जो है ये कहाँ पर स्थित है? पन्ना जिले में स्थित है। गाथा और पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो गाथा और पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में स्थित है। और इसके बाद दूसरा जो जलप्रपात है रनेह जलप्रपात, ये कहाँ पर स्थित है? छतरपुर जिले में स्थित है। केन नदी के बारे में विशेष तथ्य अगर हम देखें तो केन नदी का पुराना नाम जो है वो क्या है? तो केन नदी का पुराना नाम शुक्तिमती और दीर्णावती है। क्या नाम है पुराना नाम केन नदी का? शुक्तिमती और दीर्णावती है। केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र पन्ना और छतरपुर सीमा पर स्थित है। तो केन नदी पर कौन सा घड़ियाल केंद्र है? केन घड़ियाल केंद्र, जो कि पन्ना छतरपुर सीमा पर स्थित है। केन नदी का
पुराना नाम क्या है? शुक्तिमती और दीर्णावती है। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना है। तो भारत की पहली नदी लिंक परियोजना कौन सी है? केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि कब बनाई गई थी? 2005 में। इसके बाद मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। किसे? केन नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। भारत की पहली लिंक परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना है और केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र पन्ना और छतरपुर सीमा पर स्थित है। और केन नदी का पुराना नाम क्या है? सुक्तिमती और दीर्णावती है। अगर हम यहाँ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कटनी जिले से जो है ये केन नदी क्या होती है? निकलती है। जब यहाँ कटनी जिले से निकलती है और जाके यमुना नदी में क्या हो जाती है? बांदा जिले में उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो केन नदी है, इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर हम देखें तो सहायक नदियों में किसका किसका नाम आता है? श्यामली नदी, सोमार नदी, गुदेन नदी और मीर हसन नदी। ये सभी जो है ये क्या है? सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है? बांध, गंगेयू बांध देखने को मिल रहा है। रनेह जलप्रपात देखने को मिल रहा है। रनेह जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो ये उर्मिल नदी पर रनेह जलप्रपात है। केन घड़ियाल केंद्र देखने को मिल रहा है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यमुना नदी के पास आपको क्या देखने को मिल रहा है? चिल्ला घाट देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? चिल्ला घाट देखने को मिल रहा है। तो ये एक क्या है? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था जो कि ऑलरेडी जो हमने पढ़ा है, बस उसको रिवीजन फॉर्म में क्या कर दिया गया है? दे दिया गया है। इसके बाद हम टोंस नदी या तमसा नदी के बारे में बात करते हैं। तो उद्गम स्थल जो है वो क्या है? तो टोंस नदी का उद्गम जुलेरी गांव सतना जिला है। क्या है? जुलेरी गांव सतना जिला है। मुहाना यह नदी प्रयागराज जिले उत्तर प्रदेश में क्या होती है? गंगा में मिल जाती है। सहायक नदियां जो है वो कौन सी हैं? बीहड़ नदी है, महाना नदी और बेलन नदी जो है ये टोंस नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? बीहड़ नदी, महाना नदी और बेलन नदी जो है ये टोंस नदी की सहायक नदी है। और टोंस नदी पर जो परियोजना बनाई गई है वो कौन सी परियोजना है? टोंस परियोजना है, जो कि कहाँ बनाई गई है? जो कि रीवा जिले में ही क्या है? स्थित है। तो जो टोंस परियोजना है ये कहाँ स्थित है? तो ये रीवा जिले में स्थित है। टोंस नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो बीहड़, मुहाना, बीहड़, महाना और बेलन नदी। और टोंस नदी जो है ये जुलेरी गांव सतना जिले से इसका उद्गम स्थल है और प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश में जाके गंगा नदी में क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है, मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रमुख टोंस नदी पर प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो जो प्रमुख जलप्रपात है उसमें पहला जलप्रपात जो आता है वो कौन सा है? पूर्वा जलप्रपात। पूर्वा जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? टोंस नदी पर या तमसा नदी पर। और ये जो पूर्वा जलप्रपात है ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये टोंस नदी पर रीवा जिले में स्थित है। इसके बाद पियावन और चचाई जलप्रपात, ये बीहड़ नदी पर रीवा जिले में क्या है? स्थित है। केवटी जलप्रपात महाना नदी पर रीवा जिले में स्थित है। केवटी जलप्रपात कहाँ है? महाना नदी पर रीवा जिले में स्थित है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुती जलप्रपात जो है ये बहुती जलप्रपात कहाँ पे है? सीलर नदी पर मऊगंज जिले में स्थित है। और विशेष तथ्य में ये है कि जो बहुती जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा जलप्रपात है? तो बहुती जलप्रपात है। और ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये सेलर नदी पर है। अब हम प्रमुख नदियों का मुहाना देखते हैं, मतलब वो नदियाँ जो हैं वो कहाँ जाकर गिर जाती हैं। तो जब हम नर्मदा नदी की बात करते हैं तो ये खंभात की खाड़ी गुजरात में जाकर क्या हो जाती है? गिर जाती है। चंबल नदी, यमुना नदी, इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो जो चंबल नदी है वो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी पर जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसके बाद सोन नदी जो है वो दीनापुर पहाड़ी पटना बिहार में जाकर क्या हो जाती है? गंगा नदी से क्या हो जाती है? मिल जाती है। ताप्ती नदी जो है ये खंभात की खाड़ी गुजरात में जाकर क्या हो जाती है? गिर जाती है। बेतवा नदी का जो समापन स्थल है जो या मुहाना है वो कहाँ पर है? यमुना नदी हमीरपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। माही नदी खंभात की खाड़ी गुजरात में जाकर गिर जाती है। वैनगंगा नदी गोदावरी नदी में जाकर मिल जाती है महाराष्ट्र में। सिंध नदी जो है वो यमुना नदी जालौन जिला, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। केन नदी बांदा जिला, मध्य उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है, वहाँ पर यमुना नदी से जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। और तवा नदी जो है वो नर्मदा नदी बांद्रा भान नर्मदा नदी में जाकर क्या हो जाती है? बांद्रा भान में नर्मदा नदी में जाकर तवा नदी मिल जाती है। तमस नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर तमस नदी क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसका मुहाना कहाँ पर है? गंगा नदी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। इसके बाद महत्वपूर्ण नदियों की हम लंबाई देख लेते हैं। नर्मदा नदी की कितनी लंबाई है? 1312 किलोमीटर है। चंबल नदी की 965 है। सोन नदी की 780, ताप्ती नदी की 724, बेतवा नदी की 590, माही नदी की जो लंबाई है वो 583 है। वैनगंगा नदी की 569 है। सिंध नदी की लंबाई 470 और केन नदी की कितनी है? 427 है। तो इस तरीके से हमने नदियों को लंबाई के हिसाब से उनका देखा कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, उसके बाद चंबल नदी के बाद
सोन नदी के बाद ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी के बाद कौन सी नदी का क्रम आता है? बेतवा नदी। तो इस तरीके से हमने लंबाई के आधार पर उनका क्या देखा? क्रम देखा। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के अन्य नाम। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश नदियों के अन्य नाम में बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी का अन्य नाम क्या है? तो बेतवा नदी का अन्य नाम जो है वो क्या है? बेत्रवती है। चंबल नदी का अन्य नाम क्या है? तो चंबल नदी का अन्य नाम में कामधेनु, चर्मवती और नित्यवाही है। तीन नाम हमने चंबल नदी के बारे में पढ़े, कामधेनु, कामधेनु के बाद चर्मवती और उसके बाद नित्यवाही। नर्मदा नदी का अन्य नाम शिवपुत्री और रेवा नदी है। तमसा नदी का अन्य नाम टोंस नदी और तमस नदी है। केन नदी का अन्य नाम जो है वो क्या है? कर्णवती और सूक्तमती है। इसके बाद क्षिप्रा नदी का नाम जो अन्य नाम है वो क्या है? शिव की बहन। और सोन नदी का अन्य नाम क्या देखने को मिलता है हमें? नंद जो है वो सोन नदी का अन्य नाम देखने को मिलता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे किसके बारे में? पूर्वी प्रवाहित नदियों के बारे में बात करेंगे। कौन सी नदियों के बारे में बात करेंगे? पूर्वी प्रवाहित प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में? सोन नदी के बारे में। तो पूर्वी प्रवाहित प्रमुख नदियों में हम सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे। सोन नदी का जो उद्गम है, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक मैकाल श्रेणी अनूपपुर जिले से होता है। तो सोन नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? अमरकंटक मैकाल श्रेणी अनूपपुर जिले से होता है। मुहाना जो है सोन नदी, यह नदी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होकर बिहार में पटना के निकट गंगा में क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो जो सोन नदी है ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से होते हुए फिर ये कहाँ जाती है? बिहार में, और बिहार में पटना के निकट गंगा नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 780 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियों का नाम क्या है? जोहिला, बनास, जारवही, गोपद और रिहंद। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो हमने पढ़ी थी वो बनस थी, और सोन नदी की सहायक नदी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? बनास है। तो जोहिला, जारवही, बनास, गोपद और रिहंद, ये जो है ये सोन नदी की सहायक नदियां हैं। सोन नदी पर बने प्रमुख बांध को देखते हैं तो बाण सागर परियोजना, ये कहाँ पे, कौन सी नदी पर बनाई गई परियोजना है? सोन नदी पर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये देवलोंद शहडोल में क्या है? स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शहडोल में स्थित है। यह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सोन नदी की सहायक नदी पर रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में संचालित है। तो सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी जो है, रिहंद पर जो रिहंद परियोजना क्या की गई है? सहायक नदी रिहंद पर परियोजना संचालित है। और उसी परियोजना को एक अलग नाम से जाना जाता है, उसी को रिहंद परियोजना भी कहते हैं या गोविंद बल्लभ पंत परियोजना भी कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि रिहंद परियोजना या गोविंद बल्लभ पंत परियोजना जो है ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में संचालित है। और कौन सी नदी? सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर। इसके बाद विशेष तथ्य देखते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है। तो सोन नदी पर जो सोन नदी के ऊपर जो सोन घड़ियाल केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये सीधी और शहडोल सीमा पर क्या है? अवस्थित है। सोन नदी को प्राचीन काल में नंद नदी के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद दिया गया है कि बाण सागर परियोजना का जो नामकरण है वो कवि बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। तो ये जो बाण सागर परियोजना है इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो ये जो नामकरण है ये बाणभट्ट के नाम पर किया गया है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी प्रवाहित प्रमुख नदियों के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? माही नदी के बारे में। तो माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? तो माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो मिंडा गांव सरदारपुर धार से होता है। कहाँ से होता है? मिंडा गांव सरदारपुर धार से होता है। मुहाना, यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर खंभात की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से होकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी लंबाई जो है ये वो कितने किलोमीटर है? 583 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है माही नदी की? तो सोम, चाप, अनास और जाखम, ये जो है ये माही नदी की क्या है? सहायक नदियां। कौन कौन सी? सोम, चाप, अनास और जाखम। प्रमुख परियोजनाएं माही नदी पर कौन कौन से बने हैं? तो एक परियोजना है जिसका नाम है जमनालाल बजाज परियोजना। जमनालाल बजाज परियोजना कहाँ पर बनाई गई है? माही नदी पर बनाई गई है, राजस्थान में। और कड़ाना बांध परियोजना जो बनाई गई है ये कहाँ बनाई गई है? गुजरात में बनाई गई है। इसके बाद माही नदी के बारे में अगर हम विशेष तथ्यों को देखें तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम, बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम जो है ये राजस्थान में माही, सोम और जाखम नदी इस संगम का निर्माण करती हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि जो वेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम है इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान में वेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम जो है ये कहाँ पे? राजस्थान में माही, माही की सहायक नदियां सोम और जाखम नदी इस संगम का क्या करती हैं? निर्माण करती है। और माही नदी को किस नाम से जाना जाता है? आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। तो माही नदी को आदिवासी गंगा के नाम से भी जाना जाता है।
अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित नदियाँ। तो कौन-कौन सी नदियाँ हैं जो राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती हैं? तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कौन-सी चरण गंगा नदी के बारे में। चरण गंगा नदी जो है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया के में क्या होती है प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया के पास कौन-सी नदी हमको देखने को मिलती है? चरण गंगा नदी। इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में हमें कौन-सी नदी देखने को मिलती है? मनिहार नदी। कौन-सी नदी? मनिहार नदी प्रवाहित होते हुए दिखती है। कौन से? माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में मनिहार नदी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में देनवा नदी। और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में कौन सी नदी हमको देखने को मिलती है? जोबट नदी प्रवाहित होते हुए देखने को मिलती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में हमें केन और खद्दर नदी हमें प्रवाहित होते दिखती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में हमें बंजर, हालो और सुपर्ण, ये तीन नदियां जो है हमको देखने को मिलती हैं प्रवाहित होते हुए। इसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में हमें पेंच और कान्हन नदी प्रवाहित होते हुए दिखती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कभी क्वेश्चन पूछे इससे रिलेटेड तो हमें ध्यान रखना है कि बांधव राष्ट्रीय उद्यान में चरण गंगा नदी, माधव मनिहार नदी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में देनवा नदी, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में जोवट नदी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में केन खद्दर नदी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बंजर, हालो, सुपर्ण नदी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पेंच और कान्हन नदी प्रवाहित होते हैं। अब हम कुछ सहायक नदियाँ देखते हैं। जैसे गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तमस, सोन है। यमुना की चंबल, बेतवा, केन, सिंध। गोदावरी की सहायक नदी बेनगंगा। नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? तवा, शक्कर, दूधी। चंबल की सहायक नदी शिप्रा, काली सिंध। इसके बाद बेतवा की सहायक नदी कौन सी है? बीना, धसान और जामनी। तमस की सहायक नदी बीहड़ और महाना है। केन की सहायक नदी उर्मिल। सोन की जो सहायक नदी है वो जोहिला और रिहंद है। माही की सहायक नदी सोमचाप है। बैनगंगा की सहायक नदी पेंच और वर्धा है। ताप्ती की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? अमरावती, अरुणवती और गिरना। ताप्ती की सहायक नदी कौन सी है? अमरावती, अरुणवती और गिरना। माही नदी के बाद अब हम नर्मदा नदी देखते हैं। तो नर्मदा नदी का अगर हम उद्गम स्थल देखें तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है। मुहाना जो है वो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में क्या होती है? जाकर गिर जाती है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी की सहायक नदियों के बारे में देखें तो नर्मदा नदी की जो कुल सहायक नदियां हैं वो कितनी हैं? 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से 22 जो है वो बाएं तरफ और 19 जो है वो दाएं तरफ से आकर नर्मदा नदी में क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। तो नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियां कितनी है? 41 सहायक नदियां हैं। 22 जो है बाएं तरफ से और 19 जो है वो दाएं तरफ से नर्मदा नदी में आकर क्या होती हैं? मिलती हैं। इसके बाद नर्मदा में बाईं तरफ से जो नदियां आती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा में जो बाईं तरफ से नदियां आती हैं वो कौन सी हैं? तो हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर शक्कर नदी देखने को मिलेगी, बंजर नदी देखने को मिलेगा, शेर नदी देखने को मिलेगी, तवा, सुक्ता, कुंडा व गोई आदि नदियां जो हैं वो आकर मिलती हैं। तो नर्मदा में बाईं तरफ से कौन-कौन सी नदी देखने को मिलती है? तो यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा-सा देखने में स्लाइटली नहीं दिया गया है, तो नर्मदा नदी में बाईं तरफ से थावर, बंजर, शेर, शक्कर, तवा, सूक्ता, कुंडा व गोई आदि नदियाँ आकर क्या होती हैं? मिलती हैं। नर्मदा में दाईं तरफ से हिरण, बारना, कोलार, मान व हथिनी आदि नदियाँ आकर मिलती हैं। तो अगर हम बाईं तरफ से देख रहे हैं तो बाईं तरफ से हमें कौन-कौन सी नदियाँ? थावर नदी देखने को मिलती है, बंजर नदी, शेर, शक्कर, तवा, सूक्ता, कुंडा व गोई आदि नदियां आकर मिलती हैं। और दाईं तरफ से नर्मदा नदी में हिरण नदी, बारना नदी, कोलार नदी, मान व हथिनी आदि नदियां आकर मिलती हैं। गुजरात में मिलने वाली नर्मदा की अन्य सहायक नदियों में कारा, कारजन, खुर्दी और कोटर नदियां हैं। तो ये कारा, कारजन, खुर्दी और कोटर नदियां जो हैं ये गुजरात में नर्मदा नदी से क्या होती हैं? मिलती हैं। तो ये गुजरात में मिलने वाली नर्मदा नदी की क्या हैं? अन्य सहायक नदियां हैं। इसके बाद नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजनाओं को देखते हैं। तो नर्मदा नदी पर प्रमुख परियोजनाएं कौन-कौन सी बनी हैं? तो पहली परियोजना है जो है वो कौन सी परियोजना है? थावर परियोजना है, जो कि कहाँ पर है? मंडला में है। थावर परियोजना कहाँ पर है? मंडला में है। इसके बाद अवंतीबाई परियोजना है, जो कि कहाँ पर है? जबलपुर में है। यहाँ मैप से भी हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? थावर परियोजना, जो कि कहाँ पर है? मंडला जिले में स्थित है। कहाँ पर? मंडला जिले में स्थित है। इसके बाद अवंतीबाई परियोजना कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। अवंतीबाई परियोजना के बाद
इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना जो है वो कहाँ पर है, तो इंदिरा सागर परियोजना जो है वो कहाँ पर है, खंडवा में है। देजला परियोजना, तो देजला देवरा परियोजना कहाँ पे है, खरगोन में है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो महेश्वर परियोजना कहाँ पर है, तो महेश्वर परियोजना जो है ये भी कहाँ पर है, खरगोन में है। महेश्वर परियोजना कहाँ पर है, खरगोन में। फिर चंद्रशेखर मान परियोजना अगर हम बात करें तो मान परियोजना कहाँ पर है, धार में है। तो यहाँ पे हमको देखिए मान परियोजना देखने को मिल रही है। मान परियोजना के बाद चंद्रशेखर परियोजना अगर हम देखें तो चंद्रशेखर परियोजना कहाँ पर है, अलीराजपुर में है। और लोअर गोई परियोजना कहाँ पर है, तो लोअर गोई परियोजना जो है वो बड़वानी में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है, तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी के ऊपर कहाँ पर है, गुजरात में। तो इस तरीके से नर्मदा नदी पर स्थित हमने प्रमुख परियोजनाओं के बारे में देखा। तो अगर हम देखें तो हम थावर परियोजना देखा, अवंतीबाई परियोजना देखा, तवा परियोजना देखा, इंदिरा सागर परियोजना, महेश्वर परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना, लोअर गोई परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, चंद्रशेखर परियोजना, मान परियोजना, कहाँ पर है, इसके बाद मान परियोजना कहाँ पर है, तो मान परियोजना हमें ध्यान रखना है कि धार पर है। और फिर यहाँ पे हमने देखा था कौन सी परियोजना, बारना परियोजना के बारे में। तो ये सभी परियोजनाएं जो है ये कहाँ पर संचालित है, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख जलप्रपात के बारे में। तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, ये जो है ये जो प्रमुख जलप्रपात है, कौन कौन से, कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, ये कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। दूसरा जो है वो धुआंधार जलप्रपात, ये कहाँ पर है, बेड़ाघाट जबलपुर में। तीसरा मंधाता व दर्दी जलप्रपात खंडवा में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है, महेश्वर खरगोन में। और जारवानी जलप्रपात जो है वो कहाँ पर देखने को मिलता है, गुजरात में। तो अगर हम नर्मदा नदी पर प्रमुख जलप्रपात देखें तो कपिल धारा, दुग्ध धारा, दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा और पंचधारा, ये जो है ये अमरकंटक पे बने हुए जलप्रपात है। इसके बाद धुआंधार जलप्रपात हमको कहाँ देखने को मिलता है, भेड़ाघाट जबलपुर में। इसके बाद अगर हम बात करें तो मंधाता और दर्दी जलप्रपात, मंधाता और दर्दी जलप्रपात कहाँ पर है, खंडवा में। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में है। और जारवानी जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। इसके बाद अगर हम यहाँ एक कंफ्यूजन पॉइंट करके एक टॉपिक दिया गया है, एक नोट दिया गया है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले सहित 16 जिलों से प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी सिवनी जिले के घनसौर तहसील के पीपर टोला गांव से बहती है। तो ये एक नोट दिया गया था जो हमने पढ़ा। बाकी यहाँ पे नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे जारवानी जलप्रपात हमने पढ़ा कहाँ पे है, गुजरात में। सहस्त्रधारा जलप्रपात खरगोन में है। मंधाता जलप्रपात कहाँ पे है, खंडवा में है। मंधाता और कौन सा, दर्दी जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, भेड़ाघाट में, जबलपुर में है। पंचधारा, लक्ष्मण धारा, दुर्गा धारा और कपिल धारा, ये सभी जो जलप्रपात हैं ये कहाँ पर है, तो ये अनूपपुर जिले में है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी पर जो प्रमुख घाट हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। तो नर्मदा नदी के प्रमुख घाट में हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, गौरी घाट के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, गौरी घाट, जो कि कहाँ पर है, जबलपुर में है। तो इस घाट पर 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गौ कुंभ का आयोजन किया गया। तो गौरी घाट में 24 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश गौ कुंभ का क्या किया गया, आयोजन किया गया। इसके बाद सेठानी घाट कहाँ पर है, होशंगाबाद में। हमें ध्यान रखना है कि गौरी घाट कहाँ है, जबलपुर में है। सेठानी घाट कहाँ पर है, तो होशंगाबाद में है। बरमान का घाट जो है वो कहाँ पर है, तो ये नरसिंहपुर में है। बरमान का घाट कहाँ पर है, गाडरवाड़ा नरसिंहपुर पे है। यहाँ मकर संक्रांति पर 13 दिनों के लिए बरमान का मेला आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है महेश्वर घाट। महेश्वर घाट कहाँ पर है, खरगोन में है। इनका निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। तो महेश्वर घाट जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, देवी अहिल्याबाई ने। और ये मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए तो सबसे क्या है, सबसे लंबा घाट है। तो मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी घाट है। इसके बाद नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 16 जिलों से क्या होती है, प्रवाहित होती है। कौन कौन सी, अनूपपुर, अनूपपुर के बाद डिंडोरी, फिर मंडला, शिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर से क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है, तो कितने जिलों से, 16 जिलों से क्या होती है, मध्य प्रदेश के प्रवाहित होती है। तो अगर हम यहाँ मैप के थ्रू भी देखें तो अनूपपुर से निकलती है, फिर डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर। और इस तरीके से फिर गुजरात में जाते हुए क्या होती है, खंभात के खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के 16 जिलों से क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो हमने नर्मदा नदी के 16 जिलों से प्रवाहित होने को देखा। अब हम विशेषता
तथ्य में देखते हैं कि गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और इसके वास्तुकार जो है वो कौन है, राम सुतार है। तो विशेष तथ्य में हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा कि गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का 31 अक्टूबर 2018 को अनावरण किया गया और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और इसके वास्तुकार जो है वो कौन है, राम सुतार है। नर्मदा सेवा यात्रा का आयोजन 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिनों तक किया गया। तो नर्मदा सेवा यात्रा का जो आयोजन है वो कब किया गया, 11 दिसंबर 2016 से 15 मई 2017 तक कुल 148 दिनों तक किया गया। नर्मदा नदी का नामोदास नाम जो है वो टॉलमी द्वारा दिया गया और इसके अन्य नाम जो है वो क्या है, तो रेवा, मेकलसुता और मेकलसुक्ता के बाद शंकरी या शंकर पुत्री जो है ये नर्मदा नदी के क्या है, अन्य नाम है। नर्मदा नदी को गिवर ऑफ लेजर, खुशी देने वाली नदी भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मार्बल गॉर्ज, मानधाता गॉर्ज और मुकरता गॉर्ज का क्या करती है, निर्माण करती है। तो जो नर्मदा नदी है ये मार्बल गॉर्ज, मंदाता गॉर्ज और मुकरता गॉर्ज का क्या करती है, निर्माण करती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो टोर या महाशय मछली नर्मदा नदी में पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है, तो नर्मदा नदी में पाई जाती है। राजौरस छिपकलियों का राजा कहा जाता है, किसको, राजौरस को। तो छिपकलियों का राजा मांसाहारी डायनासोर की एक क्या है, प्रजाति है। इसके जीवाश्म वर्ष 1982 से 84 में भारतीय पुरातत्वविद सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र में गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे। तो हम बात करें राजौरस के बारे में, तो ये मांसाहारी डायनासोर की एक क्या है, प्रजाति है। इसके जीवाश्म जो है 1982-84 में भारतीय पुरातत्वविद सुरेश श्रीवास्तव ने नर्मदा घाटी क्षेत्र से क्या किए थे, गुजरात के महिसागर और मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्राप्त किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, धार जिले में चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है। तो धार जिले के चंदनखेड़ी गांव में नर्मदा नदी के किनारे मेघनाथ तपोस्थली स्थित है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। ऑपरेशन नर्मदा 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था। तो ऑपरेशन नर्मदा जो है ये कहाँ किया गया था, तो ऑपरेशन नर्मदा 1961 में खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे किया गया था और इस ऑपरेशन में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशिक्षण दिया गया था। मध्य प्रदेश पुलिस को क्या किया गया था, प्रशिक्षण दिया गया था। इसके बाद अब हम बात करते हैं एग्जाम हेल्प में जो दिया गया है, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो बेतवा को कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। मध्य प्रदेश की गंगा पवित्रता के आधार पर नर्मदा को कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा किसको कहते हैं, बेतवा नदी को। आदिवासी गंगा किसको कहा जाता है, माही नदी को। मालवा की गंगा शिप्रा नदी को। गिवर ऑफ प्लीजर किसे कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को। और मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी जो है वो किसे कहा जाता है, केन नदी को कहा जाता है। इसके बाद हम कंफ्यूजन पॉइंट यहाँ दिया गया है उसे देख लेते हैं कि दिया है, भारत में बहुत सी नदियों की एक समान नाम है, जैसे टोंस नदी एक उत्तराखंड में यमुना की सहायक नदी है और दूसरी मध्य प्रदेश में गंगा की क्या है, सहायक नदी है। दूसरा मंदाकिनी नदी एक उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी है, तो दूसरी मध्य प्रदेश में चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे क्या है, स्थित है। तो मंदाकिनी नदी के बारे में हमने क्या देखा कि एक उत्तराखंड में अलकनंदा की क्या है, सहायक नदी, और दूसरी हम यहाँ मध्य प्रदेश में देखते हैं जो कि क्या है, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे ही तो स्थित है। फिर तीसरा है बनास नदी, एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी और चंबल की क्या है, सहायक नदी है, और दूसरी छोटी बनास नदी सीधी जिले में बहती है। चौथा है पॉइंट है कि कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है और तो दूसरी छोटी कावेरी नदी नर्मदा की क्या है, सहायक नदी है। तो एक जो कावेरी नदी है वो कहाँ बहती है, कर्नाटक तमिलनाडु में बहती है, और तो दूसरी छोटी कावेरी नदी नर्मदा की क्या है, सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। तो इस नदी का उद्गम जो है वो बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। मुहाना, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर खंभात की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। इसकी लंबाई जो है ये 724 किलोमीटर है। और सहायक नदियाँ जो है वो कौन कौन सी हैं, तो पूर्णा, गिरना, बोरी, पांजारा, अमरावती और अरुणावती, ये जो है ये ताप्ती नदी की क्या है, सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी, पूर्णा नदी, गिरना नदी, बोरी नदी, पांजरा नदी, अमरावती और अरुणवती, ये जो है ये ताप्ती नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। और प्रमुख बांध जो ताप्ती नदी पर बनाए गए हैं, ये कौन सा बांध है, पारस डोह बांध जो कि बैतूल में है, हटनूर बांध महाराष्ट्र में है, और उकाई परियोजना जो कि बनाई गई है ताप्ती नदी पर, वो कहाँ पर है, गुजरात में। तो हमने दो बांधों के बारे में पढ़ा और एक परियोजना। तो पारस डोह बांध कहाँ है, बैतूल में, हटनूर बांध महाराष्ट्र में, और उकाई परियोजना जो कि ताप्ती नदी पर है, कहाँ पर है, गुजरात में। इसके बाद विशेष तथ्य के बारे में अगर हम देखें
तो ताप्ती नदी का अन्य नाम क्या है? तो ताप्ती नदी का अन्य नाम सूर्यपुत्री है। और ताप्ती नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन-कौन से हैं? तो बुरहानपुर, भुसावल और सूरत है। तो बुरहानपुर है, बुरहानपुर के बाद भुसावल जो कि महाराष्ट्र में है, और सूरत। ये 3 प्रमुख जो शहर हैं, ये कहाँ पर बसे हुए हैं? ताप्ती नदी के किनारे बसे हुए हैं। और ताप्ती नदी का अन्य नाम क्या है? सूर्यपुत्री है। सर्वाधिक मिट्टी के टापू या मड आइलैंड जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ताप्ती नदी पे पाए जाते हैं। स्वाली बंदरगाह व सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। तो स्वाली बंदरगाह और सूरत बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये ताप्ती नदी पर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर सतपुड़ा पर्वत व अजंता पर्वत के मध्य क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो ताप्ती नदी नर्मदा के समांतर कहाँ बहती है? सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के मध्य में बहती है। ताप्ती नदी के पुत्र कुरु से ही कुरु वंश की क्या होती है? उत्पत्ति मानी जाती है। तो ताप्ती नदी के पुत्र कुरु से ही कुरु वंश की क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बाद हम समाचार पन्नों से यहाँ पे छोटा सा लाइन दिया गया है, उसको देख लेते हैं कि 23 से 25 फरवरी 2022 के मध्य मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। 23 से 25 फरवरी 2022 के मध्य मुल्ताई में ताप्ती महोत्सव का क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। इसके बाद एक मैप रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम। यहाँ पर अगर हम देखें तो ताप्ती नदी को अगर हम देखें तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है, बैतूल जिले के मुल्ताई से। तो यहाँ से निकलते हुए कहाँ चली गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि ताप्ती नदी पर कौन कौन से बांध है? तो हमें पारसडोह बांध देखने को मिलता है। पारसडोह जो कि बैतूल में है, हटनूर बांध महाराष्ट्र में, और उकाई परियोजना देखने को मिलती है जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। इसके बाद हम देखते हैं कि ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तो गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, ये जो है ये क्या है? ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी जो है वो कौन सी नदी ताप्ती नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं? तो बुरहानपुर, भुसावल, ये जो है ये प्रमुख क्या, और सूरत, ये 3 जो है ये क्या है? प्रमुख शहर बसाए गए हैं। कहाँ, कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। और इसके बाद आप देखेंगे तो ये जो स्वाली है और यहाँ पे क्या है? सूरत है। तो स्वाली और सूरत के पास हमको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमको जो देखने को मिलता है वो प्रमुख बंदरगाह देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्वाली बंदरगाह और सूरत बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाहें जो हैं वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख घाट और नदियों के बारे में। तो पहला घाट हम देखते हैं कंचन घाट। कंचन घाट जो है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। कहाँ पे बनाया गया है? ओरछा में। दूसरा है सेठानी घाट। सेठानी घाट कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर है? होशंगाबाद में। सांडिया घाट जो है ये कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर, होशंगाबाद में। गौरी घाट नर्मदा नदी पर, कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। संग्राम घाट कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। कहाँ पर स्थित है? मंडला जिले में। बरमान घाट नर्मदा नदी पर, नरसिंहपुर जिले में। राम घाट शिप्रा नदी पर है, कहाँ पर स्थित है? तो रामघाट जो है वो उज्जैन में स्थित है। महेश्वर घाट नर्मदा नदी पर, खरगोन में स्थित है। और राजघाट जो है वो ताप्ती नदी पर, बुरहानपुर में स्थित है। तो इस तरीके से हमने देखे प्रमुख घाटों के बारे में कि कौन किस नदी पर और किस स्थान पर क्या है? स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ काम की बातें दी गई हैं एज अ नोट फॉर्म में कि बालाघाट स्थित गांगुल पारा जलप्रपात एक पहाड़ी जलप्रपात है, न कि बैनगंगा नदी पर स्थित कोई जलप्रपात। और यह जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वर्तमान में यह एक पिकनिक स्पॉट है जो वन विभाग के अंतर्गत आता है। तो हमें ध्यान रखने की बालाघाट में जो ये गांगुलपारा जलप्रपात है ये एक पहाड़ी जलप्रपात है, ना कि बैनगंगा नदी पर स्थित कोई जलप्रपात है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी प्रवाहित प्रमुख नदियों के बारे में, जिसमें पहली नदी है जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी है? वेनगंगा नदी। तो इसमें अगर हम वेनगंगा नदी के उद्गम स्थल को देखें तो इसका उद्गम मुंडारा गांव, गोपालगंज, सिवनी जिले से हुआ है। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सिवनी जिले से हुआ है। अगर हम बात करें वेनगंगा नदी के बारे में तो मुंडारा गांव, सिवनी जिले से वेनगंगा नदी का उद्गम हुआ है। और यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए गोदावरी नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो गोदावरी नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो ये नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्राणहिता संगम का निर्माण करते हुए कहाँ मिल जाती है? गोदावरी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 569 किलोमीटर है। और सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो बरधा, बाघ, अंधरी, गरहवी, बावनथड़ी व पेंच नदियाँ, ये जो है ये क्या है? वेनगंगा की सहायक नदियाँ। कौन सी? बरधा, बाघ, अंधरी, गरहवी, बावनथड़ी और पेंच नदियाँ, ये जो नदियाँ हैं ये वेनगंगा की क्या है? सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख बांध या परियोजना के बारे में। तो वेनगंगा पर प्रमुख परियोजना जो है वो कौन सी है? संजय सरोवर परियोजना, या इसी को भीमगढ़ बांध परियोजना भी कहते हैं, जो कि वेनगंगा नदी पर सिवनी जिले में स्थित है। इसके बाद धूती बांध है जो वेनगंगा नदी पर कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में स्थित है। तीसरा है राजीव सागर परियोजना जो बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में क्या है? स्थित है। राजीव सागर परियोजना
परियोजना बावनथड़ी नदी पर बालाघाट जिले में क्या है स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं विशेष तथ्य के बारे में। तो मध्य प्रदेश की पहली नहर वेनगंगा नहर, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। तो मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है? वेनगंगा नहर की है, जिसका निर्माण 1923 में किया गया था। बालाघाट शहर वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि बालाघाट शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वेनगंगा नदी के किनारे स्थित है। वेनगंगा नदी के समीप एक पहाड़ी झरना गांगुलपारा जलप्रपात स्थित है। वैनगंगा को पुराणों में क्या कहा गया? तो वेवा, बैया और दीदी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा? वेनगंगा के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं वर्धा नदी के बारे में। वर्धा नदी के बारे में देखें तो वर्धा नदी का उद्गम स्थल बैतूल जिले की कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से होता है। तो वर्धा नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ पे है? बैतूल जिले की कालीभीत पहाड़ी के वर्धन शिखर से होता है। यह महाराष्ट्र में जाकर वेनगंगा से मिलकर प्राणहिता संगम बनाती है। तो ये जो वर्धा नदी है ये महाराष्ट्र में जाकर वेनगंगा के साथ मिलकर कौन सा संगम बनाती है? प्राणहिता संगम बनाती है। और इस नदी के किनारे महाराष्ट्र में सेवाग्राम और पवनार आश्रम स्थित है। तो वर्धा नदी के किनारे ही सेवाग्राम और पवनार आश्रम क्या है? स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी नदी के बारे में? प्राणहिता नदी के बारे में। तो प्राणहिता नदी वर्धा और वेनगंगा का क्या है? संगम है। राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांतन द्वारा लिखित उपन्यास में प्राणहिता नदी का वर्णन है। बाहुबली फिल्म इसी उपन्यास पर आधारित है। तो प्राणहिता नदी क्या है? यह वर्धा और वेनगंगा का क्या है? संगम है। और राइज ऑफ शिवगामी आनंद नीलकांतन द्वारा लिखित उपन्यास में प्राणहिता नदी का क्या है? वर्णन है। और बाहुबली फिल्म जो है वो इसी उपन्यास पर क्या है? आधारित है। इसके बाद हम पेंच नदी के बारे में देखते हैं। तो पेंच नदी का उद्गम जो है वो छिंदवाड़ा जिले के जुन्नार देव से हुआ है। यह नदी इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिसे लैंड ऑफ मोगली भी कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के आमोदागढ़ में पाया गया था। रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक, द सेकेंड जंगल बुक और रेड डॉग बुक में मोगली का उल्लेख किया गया है। तो ये सारी बातें हमने किससे संबंधित पढ़ी? पेंच नदी से संबंधित पढ़ी। तो अब नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं। तो भारत में नदी जोड़ो का विचार सर्वप्रथम 1858 में एक ब्रिटिश सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था। तो भारत में नदी जोड़ो का विचार जो है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? 1858 में किसने दिया था? सर आर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था। नदियों को आपस में जोड़ना नदियों के पानी के अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का एक क्या है? तरीका होता है। और इस प्रक्रिया में अधिक पानी वाली नदी को कम पानी वाली नदी से जोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना के क्या क्या लाभ होते हैं। तो पेयजल की समस्या कम होती है, सूखे और बाढ़ की समस्या कम होती है, आर्थिक समृद्धि आने से लोगों का जीवन स्तर सुधरता है, सिंचाई में वृद्धि होती है, नहरों का विकास होता है और जल विद्युत क्षमता में क्या होता है? इजाफा होता है। इसके बाद नदी जोड़ो परियोजना के दुष्प्रभाव क्या हैं? विस्थापन और पुनर्वास की समस्या होती है, जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वन उन्मूलन की समस्या आती है और अप्राकृतिक और अधिक खर्चा होता है। तो इस तरीके से हमने इसके फायदे और नुकसान दोनों ही देखे। अगला अगर हम पॉइंट देखते हैं तो सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं? केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? केन बेतवा लिंक परियोजना। शुरुआत जो है ये कब हुई थी? तो शुरुआत जो है ये 2005 में हुई थी। और समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये 22 मार्च 2021 को। कुल लंबाई कितनी है? 221 किलोमीटर है। और जो लाभान्वित जिले हैं वो कौन कौन से हैं? 13 हैं। मध्य प्रदेश के अगर हम केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित जिले देखें तो पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन, ये क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले जो केन बेतवा लिंक परियोजना के द्वारा क्या है? लाभान्वित हैं। कौन कौन से? पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से हैं? तो बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर व उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। प्रथम चरण छतरपुर जिले में दौधन बांध का क्या किया गया? निर्माण किया गया। और इसी लिंक परियोजना के द्वितीय चरण में लोअर उर बांध कहाँ बनाया गया? शिवपुरी में। बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना सागर और कोठा बैराज विदिशा का निर्माण भी किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बारे में। प्रथम चरण में इस परियोजना के तहत क्या किया गया? जब छतरपुर जिले में दौधन बांध का निर्माण किया गया और दूसरे चरण में लोअर उर बांध शिवपुरी, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना सागर और कोठा बैराज विदिशा का क्या किया गया? विदिशा का निर्माण किया गया। तो इस तरीके से अलग अलग क्या किए गए? बांध का निर्माण किया गया। अब हम मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र में किसी नदी के उद्गम स्थान से उस नदी के मुहाने तक बनने वाले आकार या संरचना को नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्र और उनका क्षेत्रफल देखते हैं। तो पहला जो अपवाह तंत्र देखते हैं वो गंगा यमुना अपवाह तंत्र है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र जो है ये कितना है?
तो 1,83,104 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जो अपवाह तंत्र है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन-सा है? तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र है। ये 1,83,104 वर्ग किलोमीटर में फैला है और अपवाह में शामिल उपनदियाँ जो हैं वो कौन-कौन सी हैं? गंगा यमुना अपवाह तंत्र में कौन-कौन सी नदियाँ आ जाती हैं? तो चंबल, बेतवा, सिंध, धसान, शिप्रा, टोंस, सोन, केन और काली सिंध। इसके बाद जो दूसरा अपवाह तंत्र है वो कौन-सा है? नर्मदा अपवाह तंत्र है। नर्मदा का कुल अपवाह तंत्र जो है वो कितना है? तो ये 98 तो 98,796 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश में यह अपवाद तंत्र जो है वो कितना है? तो 85,149 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि नर्मदा का कुल जो अपवाह तंत्र है वो 98,796 वर्ग किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में जो यह अपवाह तंत्र है वो कितना है? तो 85,149 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अपवाह में शामिल उपनदियाँ जो हैं वो कौन-कौन सी हैं? तो तवा, बारना, मान, बरगी, छोटी तवा, ये जो नदियाँ हैं ये नर्मदा अपवाह तंत्र के अधीन आती हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं ताप्ती अपवाह तंत्र के बारे में। तो ताप्ती अपवाह का कुल क्षेत्रफल 65,145 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। तो ताप्ती अपवाह का कुल क्षेत्रफल जो है वो 65,145 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 9,800 वर्ग किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। ताप्ती अपवाह तंत्र जो है ये 9,800 वर्ग किलोमीटर में फैला है और अपवाह तंत्र में शामिल उपनदियाँ कौन सी हैं? तो बोरी, गिरना और अमरावती। इसके बाद हम बात करते हैं माही अपवाह तंत्र के बारे में। तो माही नदी का कुल अपवाह तंत्र जो है वो कितना है? तो 38,699 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र जो है वो कितना है? तो ये 6700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अपवाह तंत्र में इसमें इसमें हमें ये नहीं जानना कि अपवाह तंत्र कितना है, बस हमें ये जानना है कि कौन से अपवाह तंत्र में कौन सी नदियाँ आ रही हैं। तो माही अपवाह तंत्र में कौन-कौन सी नदियाँ आ रही हैं? तो इसमें जो शामिल नदियाँ हैं वो जाखम और सोम नदी है। और राजस्थान में माही का अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद गोदावरी अपवाह तंत्र को जब हम देखें तो मध्य प्रदेश में गोदावरी अपवाह तंत्र का विस्तार इसकी सहायक नदी वेनगंगा और उसकी सहायक नदी पेंच, कान्हन, वर्धा, बावनथड़ी आदि नदियों के जल से निर्मित हुआ है। गोदावरी बेसिन का मध्य प्रदेश में कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? तो 23,388 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अब हम बात करते हैं महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। तो मध्य प्रदेश में महानदी अपवाह तंत्र का कुछ क्षेत्रफल शामिल है। मध्य प्रदेश में यह अपवाह तंत्र 154 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। कौन सा अपवाह तंत्र सबसे छोटा है? तो ये जो महानदी अपवाह तंत्र है ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। विशेष बातों के बारे में देखें तो जल विभाजक, तो ये जो है ये जो महानदी अपवाह तंत्र है ये जल विभाजक का कार्य करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जल विभाजक है क्या? एक अपवाह को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है। और जल ग्रहण क्षेत्र में क्या होता है? तो जल एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। के बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश में निम्न अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलते हैं कि मतलब किस कौन सी नदियाँ किस रूप में बहती हैं। तो पहला जो है वो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है जिसे डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं। जब अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के समान हो तो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। उदाहरण गंगा, यमुना और महानदी। जब नदियों का जो अपवाह है वो किस तरह से देखने को मिले, इस तरीके से देखने को मिला जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, या इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा जो अपवाह देखने को मिलता है हमें, वो अरीय या अपकेंद्रीय देखने को मिलता है, रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल देखने को मिलता है। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं। किधर बहती हैं? सभी दिशाओं में बहती हैं। उदाहरण अमरकंटक पर्वत से नर्मदा, सोन, जोहिला और महानदी निकलती है। तो जब इस तरीके से हमको अपवाह तंत्र देखने को मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है? अरीय या अपकेंद्रीय कहा जाता है। और अगर हम तीसरा अपवाह तंत्र या अपवाह स्वरूप देखें तो परवर्ती नदियाँ या सब सीक्वेंट कहा जाता है। जब नदियाँ अपनी मुख्य नदी में ढाल का अनुसरण करते हुए समकोण पर आकर मिलती हैं। उदाहरण गंगा और यमुना नदी में मिलने वाली नदियाँ केन, सिंध और बेतवा, ये कैसी नदियाँ हैं? परवर्ती नदियाँ हैं। इसके बाद अध्यारोपित नदियाँ, जब नदी अपनी घाटी में निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपर्दन करती हैं। कौन सा? अपनी घाटी में निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपर्दन करती हैं तो उनको क्या कहा जाता है? अध्यारोपित नदियाँ कहा जाता है, जैसे चंबल, बनास आदि नदियाँ।
इसके बाद हम नोट देखते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेसिन जो है वो कौन सा है, गंगा बेसिन है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उप बेसिन कौन सा है, यमुना उप बेसिन। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बेसिन जो है वो कौन सा है, महानदी बेसिन। इसके बाद अब हम बात करते हैं आईएनएस बेतवा के बारे में। आईएनएस बेतवा एक ब्रह्मपुत्र श्रेणी निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है जिसे 2004 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो आईएनएस बेतवा एक ब्रह्मपुत्र श्रेणी निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है जिसे 2004 में क्या किया गया, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका नाम मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के नाम पर रखा गया है। किस पर रखा गया है, तो इसका नाम जो है ये मध्य प्रदेश की बेतवा नदी के नाम पर रखा गया है। 1988 में जब भारत ने मालदीव में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बहाल करने की कोशिश की थी, तब ऑपरेशन कैक्टस में आईएनएस बेतवा ने भाग लिया था। तो 1988 में जब भारत ने मालदीव में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को क्या करने की कोशिश की, बहाल करने की कोशिश की गई थी, तब ऑपरेशन कैक्टस आईएनएस बेतवा ने भाग लिया था। 2006 में इजराइल और लेबनान संघर्ष के दौरान लेबनान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून में भाग लिया गया था। तो अब दोबारा आईएनएस बेतवा का कब काम क्यों हुआ, 2006 में, जब इजराइल और लेबनान संघर्ष के दौरान लेबनान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सुकून में भाग लिया था। और दिसंबर 2016 में इसे सेवा से क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। किसे, आईएनएस बेतवा को। इसके बाद हम बात करते हैं गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य। तो कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है। तो गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य में पहला तथ्य कि जो कैमूर श्रेणी है वो यमुना और सोन के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है। सेकेंड पॉइंट है टोंस एवं उसकी सहायक नदियाँ चचाई, केवटी, बहुती और बिंडम जलप्रपात का निर्माण करती है। तो टोंस और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं चचाई, केवटी, बहुती, विंडम जलप्रपात का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में चंबल के साथ अन्य 4 नदियां भी मिलती हैं। इसे यमुना के पंचनद भी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में चंबल के साथ अन्य 4 नदियां मिलती हैं और यमुना के पंचनद भी कहा जाता है। बेगमगंज तहसील से निकलने वाली धसान नदी पर लहचूर बांध स्थित है। तो लहचूरा बांध बेगमगंज तहसील से निकलने वाली जो धसान नदी है, धसान नदी किसकी सहायक नदी है, बेतवा नदी की। तो धसान नदी पर लहचूरा बांध क्या है, स्थित है। अगला है नेहरू सेतु ब्रिज सोन नदी पर बिहार के डेहरी पर बना हुआ है। तो नेहरू सेतु ब्रिज जो है ये सोन नदी पर कहाँ बना है, बिहार के डेहरी पर। ताप्ती नदी भींसदेही की सीमा से दक्षिण पश्चिम को मुड़कर बुरहानपुर के मध्य से महाराष्ट्र में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो ताप्ती नदी जो है भींसदेही की सीमा से दक्षिण पश्चिम को मुड़ करके बुरहानपुर के मध्य से महाराष्ट्र में क्या करती है, प्रवेश करती है। मैकल के दक्षिण क्षेत्र में तांडा नदी पहले नर्मदा की सहायक नदी थी जिसे वेनगंगा की सहायक नदियों ने अपहरण कर लिया है। तो मैकाल के दक्षिण क्षेत्र में तांडा नदी पहले नर्मदा की सहायक नदी थी जिसे वैनगंगा की सहायक नदियों ने अपहरण कर लिया है, रिवर कैप्चर कर लिया है। सोन और उसकी सहायक नदी जलायित प्रतिरूप या जिसे हम ट्रेलिस पैटर्न बनाती हैं। तो सोन और उसकी सहायक नदियाँ कैसा प्रतिरूप बनाती हैं, जलायित या ट्रेलिस पैटर्न बनाती है। नर्मदा की सहायक नदी मांडू के निकट कारम या कारोम कंदरा का निर्माण करती है। तो नर्मदा की जो सहायक नदी है वो मांडू के निकट किसका निर्माण करती है, कारम या कारोम कंदरा का निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट है पन्या विंध्याचल श्रेणी से उतरने वाली सोनार तथा टोंस की सहायक नदी समांतर प्रतिरूप का क्या करती है, निर्माण करती है। तो नर्मदा अगर हम बात करें तो जो ये पन्ना विंध्याचल श्रेणी से उतरने वाली सोनार और टोंस की जो सहायक नदियां हैं वो समांतर प्रतिरूप का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। अगला है धसान नदी का नाम प्राचीन और मध्ययुगीन दशार्ण देश के नाम पर पड़ा है। पूर्णा नदी, अगला पॉइंट देखें तो पूर्णा नदी ताप्ती की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका उद्गम बैतूल जिले के भैंसदेही के काशी तालाब से होता है। तो पूर्णा नदी जो है वो ताप्ती की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका उद्गम बैतूल जिले के भैंसदेही के काशी तालाब से होता है। नेक्स्ट है अखरानी की पहाड़ियां एवं मथवार पहाड़ियों के मध्य नर्मदा गहरी कंदरा का क्या करती है, निर्माण करती है। तो अखरानी की पहाड़ियां और मथवार पहाड़ियों के मध्य नर्मदा जो है वो गहरी कंदरा का क्या करती है, निर्माण करती है। असीरगढ़ पहाड़ियां एवं नर्मदा नदी के बीच निर्माण का मैदान स्थित है। तो असीरगढ़ पहाड़ियां और नर्मदा के बीच निर्माण का क्या स्थित है, मैदान। नर्मदा घाटी में एस्चुरी के निक्षेपण से बने सेल समूह मिलते हैं जिन्हें बाघ सीरीज कहा जाता है। तो नर्मदा घाटी में अगर हम बात करें तो एस्चुरी के निक्षेपण से बने सेल समूह मिलते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, बाघ सीरीज कहा जाता है। छोटी तवा नदी आवना और सूक्ता नदी के मिलने से बनती है। छोटी तवा नदी आवना और सूक्ता नदी के मिलने से बनती है। मुंडला दोस्तदार योजना नर्मदा और क्षिप्रा लिंक परियोजना का अन्य नाम है। कौन सा, मुंडला दोस्तदार योजना। मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के विकास का न्यूनतम स्तर जो है हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, वो अनूपपुर जिले में लगभग 8%। और मध्य प्रदेश में भूमिगत जल के विकास का अधिकतम स्तर हमको कहाँ देखने को मिलता है,
रतलाम में करीब 126%। और भूमिगत जल के विकास का अधिकतर स्तर 4 जिले इंदौर, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम में मिलता है और ऐसे जिलों को काला जिला भी क्या कहते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो मुंडला दोस्तेदार योजना है, ये किसे कहा जाता है, तो नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना को भी कहा जाता है। छोटी तवा नदी आवना और सुक्ता नदी के मिलन से बनती है, तो ये भी ध्यान रखना है कि आवना और सुक्ता नदी के मिलन से कौन सी नदी बनती है, छोटी तवा नदी। नर्मदा घाटी में एश्चुरी के निक्षेपण से बने सैल समूह मिलते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, बाग सीरीज कहा जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये सेशन को, ये जो नदियों वाला पोर्शन था, इसको कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।